Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ा था, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में द डिमांड एंड सप्लाई इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मीन्स द टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। तो उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन मैंने बोर्ड में मेंशन कर दिया। एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दैट मीन्स जो एग्रीगेट डिमांड होती है, दैट मीन्स जो टोटल डिमांड है इकोनॉमी की। तो जब हम टोटल डिमांड ऑफ इकोनॉमी लेते हैं तो हम उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमी एज अ होल, जितने भी एग्रीगेट्स आप पढ़ेंगे या जो भी वेरिएबल्स आप पढ़ेंगे वो इकोनॉमी एज अ होल को शो करते हैं। तो इसीलिए जो एग्रीगेट डिमांड है ये आपकी टोटल डिमांड को बताता है। जो भी आपकी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, मीन्स जो भी खर्चा हो रहा है ऑन द परचेज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। सो ये हमने क्लियर कर लिया कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। अब एग्रीगेट डिमांड और प्राइस के बीच का कैसा रिलेशन होता है ये हम देखेंगे। सो एग्रीगेट डिमांड एंड प्राइस, एग्रीगेट डिमांड इज डिनोटेड बाय एडी। एग्रीगेट डिमांड एंड प्राइस have inverse relation. Aggregate demand and price have inverse relation. That means when the price in the general price level in the economy rises, यहाँ पे हम प्राइस को जनरल प्राइस लेवल ले रहे हैं क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल का प्राइस ले रहे हैं। सो वेन एवर द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी राइजेस, द एग्रीगेट डिमांड फॉल्स। दैट मीन्स when the aggregate when the general price level in the economy falls, the aggregate demand rises. So this is clear. ये क्लियर हो चुका है अब कि एग्रीगेट डिमांड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। सिमिलरली एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। अब इनकम जो होती है, इनकम आपको बताइए, तो एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन है ये हम देखते हैं। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड, there is a direct relation between the aggregate demand and the income level in the economy. जब इकोनॉमी में इनकम राइज होती है, जितने भी आपके हाउस होल्ड है उनकी जब इनकम राइज होती है तो एग्रीगेट डिमांड भी आपकी राइज होती है। ये तो बिल्कुल एक सिंपल सा फैक्ट है कि जब इनकम राइज होगी तो हाउस होल्ड्स की जो डिमांड है, जो एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होगा। और जब इनकम फॉल होगी तो जो हाउस होल्ड्स की डिमांड है या जो उनका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा? कम होगा। इनकम के कम होने से वो कम होगा और इनकम के बढ़ने से वो बढ़ेगा। सो हेयर यू कैन सी कि जो एग्रीगेट डिमांड है ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को दिखाती है कि कितना टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है इकोनॉमी में, वो एग्रीगेट डिमांड आपकी शो करती है। इट इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स हु आर रेडी टू स्पेंड देयर इनकम। As we can see that there is a inverse relation between aggregate demand and price, therefore the aggregate demand curve is downward sloping. Aggregate demand is downward sloping. Aggregate demand curve, the shape of aggregate demand curve is downward sloping because there is a inverse relation between aggregate demand and price. And in this case the aggregate demand curve is, there is a direct relation between aggregate demand and income, therefore aggregate demand is upward sloping curve. जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है वहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पे आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा और यहाँ पे आपका अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो आपका जब इनकम के साथ हम रिलेशन शो करेंगे तो ये अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। तो मैं आपको इसको एक शेड्यूल की हेल्प से बताती हूँ।
इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। सो एक्चुअली ये जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को आज पढ़ेंगे, इसमें हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। सो इनकम के साथ एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। सो एग्रीगेट डिमांड में इनकम का रिलेशन जानने के लिए आपकी इनकम है। सो हेयर आई हैव मेंशन्ड इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। सो यू कैन क्लियरली सी दैट at the zero level of income, the aggregate demand is 45. At 10 income level, aggregate demand is 50. Similarly, at 20, aggregate demand is 55. At 30, aggregate demand is 60. At 40 income, aggregate demand is 65. At 50 income, your aggregate demand is 70. So one thing is clear that कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे आपकी इनकम है और यहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड है। सो ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व हो गया, एडी कर्व। सो यू कैन क्लियरली सी दैट एग्रीगेट डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. Aggregate demand curve is upward sloping curve because there is a direct relation between income and aggregate demand in the economy. इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसी वजह से ये जो आपका कर्व बनेगा एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा. एंड दिस कर्व डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन और जीरो लेवल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो. बाय? बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी इनकम होती है, जब हमारी इनकम जीरो होती है तब भी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड एग्जिस्ट करती है. एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो सम कंजम्पशन इज डन बाय द हाउस होल्ड्स. सो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका 45 है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आपकी एग्रीगेट डिमांड है या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है. क्योंकि जब आपकी जीरो लेवल ऑफ इनकम होती है तो आप अपनी पास्ट सेविंग्स की हेल्प से या फिर बोरोइंग्स की हेल्प से आप क्या करते हैं, आप अपना कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं. बिकॉज कंजम्पशन ऑन फूड नेसेसिटी तो हम करेंगे ही. तो इस वजह से इनकम जीरो होगी तब भी आपका एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ रहेगी. तो एग्रीगेट डिमांड आपकी इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. ओके, एंड इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन और डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल. ओके, तो और ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में. सो योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नेवर जीरो, दैट मीन्स समथिंग विल बी कंज्यूम्ड एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो. जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आपका कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगा ही, तो इस वजह से एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो देर इज सम कंजम्पशन. सो कंजम्पशन इज 45 एट दिस पॉइंट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. सो आई होप ये शेड्यूल और डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा. जब आप इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स components of aggregate demand. So next is the students components of aggregate demand. What are the components of aggregate demand? तो aggregate demand का एक फॉर्मूला है, aggregate demand is equals to C plus I plus G plus X minus M. ये है एग्रीगेट डिमांड का आपका फॉर्मूला, दैट इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. तो इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं. Household consumption expenditure means the total expenditure which is incurred by the households on the purchase of goods and services in an economy during an accounting year. That is known as your household consumption expenditure. And the household consumption expenditure, it depends upon the personal disposable income. So it depends upon the level of income. That means as the disposable income rises, the consumption also rises. And as the income falls, disposable income falls, the consumption expenditure also falls. तो ये households जितना भी expenditure कर रहा है on the purchase of goods and services, वो आपका आ जाता है household consumption expenditure में, और ये income के ऊपर depend करता है. If income increases, the consumption also increases, but consumption does not increase as fast as income increases. The consumption does not increase as fast as income increases. That means कि आपका जो इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी आपका इंक्रीज होगा, लेकिन जिस रेट से आपकी इनकम इंक्रीज होगी उतने फास्ट रेट से आपकी कंजम्पशन नहीं इंक्रीज होगी. ऐसा नहीं होता है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है तो आप अपना सारा कंजम्पशन
में यूज कर लेते हैं इनकम को, आप रैदर यू स्टार्ट सेविंग योर मनी। तो इस वजह से जो कंजम्पशन है वो आपका एक पॉइंट तक के लेवल तक ही बढ़ता है, और उसके बाद जो हाउस होल्ड है दे स्टार्ट डूइंग सेविंग्स आउट ऑफ दैट इनकम जो उनके पास लेफ्ट बचती है। Important thing is that consumption expenditure is never zero because something will be consumed even at zero level of income. So consumption expenditure is never zero. So this is a very important point. Next is private investment expenditure, which is denoted by I. So next is your students private investment expenditure, which is denoted by I. C हमने पढ़ लिया है, अब हम I पढ़ रहे हैं. अब next component of AD, that is private investment expenditure, which is denoted by I. Private investment expenditure means expenditure by private investment expenditure means expenditure by private investors on the purchase of goods and services in an economy. Okay, private investment expenditure means the expenditure which is done by the private investors on the purchase of goods and services in an economy. So यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. दैट मीन्स हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर इन्वेस्टमेंट, and lower the rate of interest, higher investment. So here the rate of interest is the principal determinant of private investment. That means private investment which is done by the private investors depends upon the rate of interest. As the rate of interest rises, there is lower investment, and as the rate of interest falls, the investment rises. So we can say that there is an inverse relation between rate of interest and private investment, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपका. थर्ड इज योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, which is denoted by G. So students, next is your government expenditure, which is denoted by G. It includes government consumption expenditure and includes government investment expenditure. So students, the government expenditure includes government consumption expenditure and government investment expenditure. Government consumption expenditure means the expenditure on the public goods. The expenditure of government on the public goods, example on health, on education, that is known as government consumption expenditure. And government investment expenditure means investment on building of roads, dams, bridges, etc. So here we can clearly see that C, I and G. G तक हमने पढ़ लिया है कि government expenditure is denoted by G. It includes government consumption expenditure and government investment expenditure. And one more important thing is that the government investment expenditure is different from the private investment, because private investment is done on capital goods like on machines, on buildings, but investment expenditure is done on the developmental activities like construction of roads, dams, bridges, etc. And government investment expenditure is known as autonomous investment. Government investment expenditure is known as autonomous investment, and the private investment is known as the induced investment. So दोनों मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि ये आपका कहलाता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एंड जो आपका गवर्नमेंट करती है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स minus imports. So exports is denoted by X and imports is denoted by M.
exports is denoted by X and imports is denoted by M. So net exports means exports minus imports. So exports means selling and imports means buying. Buying the goods from abroad and exports means selling goods abroad. So exports and imports ये आपका क्लियर हो गया है दोनों के बीच का डिफरेंस. सो यहाँ पे हमने एग्रीगेट डिमांड के सारे कंपोनेंट्स को पढ़ लिया. दैट इज सी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी government expenditure, and x minus m that is net exports, that is exports minus imports. तो I hope ये आपको students clear हो गया होगा. Now some of the important points about aggregate demand. So students, now we will study some important points related to aggregate demand which I have mentioned on the board. So I am going to explain this one by one. So first is the positive consumption even when income is zero. That means important points about aggregate demand में पहला point है आपका कि even at the zero level of income there will be some positive consumption. This is so because at zero level of income also the individual is going to consume something. So the private consumption is there even at income is zero. That means the people, they need some goods and services, some basic needs to sustain themselves. So they will consume even at zero level of income. So there is positive consumption even when income is zero. So this point is clear. Next is slope of consumption curve. So the slope of consumption curve is upward sloping because as the income rises, the consumption also rises. Or we can say that with the increase in income, the level of consumption increases, and with the fall in income, the level of consumption falls. So there is a direct relation between, or we can say the positive relation between consumption and income level. So consumption curve is upward sloping. The proportionate increase in consumption is always less than proportionate increase in income. That means the income increases more rapidly as compared to the consumption. अब इसको students मैं एक diagram से आपको show कर देती हूँ कि जो आपका consumption curve है, that is your this curve, this is your consumption curve. So it does not start from zero level. या ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ये हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा. ऐसा इसलिए बिकॉज देयर विल बी सम कंजम्पशन इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, देयरफॉर द कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. तो दिस इज योर कंजम्पशन कर्व एंड दिस इज योर इनकम कर्व विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो लेवल बिकॉज इनकम कैन बी जीरो. इनकम कैन बी जीरो. तो आप बोलेंगे कि फिर वो कैसे अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं. तो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फास्ट सेविंग्स और विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग्स. वो अपनी कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं. और यहाँ पे आपका इनकम जीरो है, तो इनकम आपका यहाँ से स्टार्ट होगी लेकिन आपका कंजम्पशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर यू कैन सी दैट एट द वेरी लो लेवल ऑफ इनकम द एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन योर इनकम. एट अ वेरी लो लेवल ऑफ इनकम योर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन इनकम. दैट मीन्स कि आप कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं और इनकम आपकी कम है. सो एट वेरी लो लेवल ऑफ इनकम the aggregate demand is higher than income, but as the income rises, so at the high level of income the income is higher than the aggregate demand. At the higher level of income the income is higher than aggregate demand, but at the low level of income aggregate demand is higher than the income. So ये आप यहाँ पे clearly diagram में देख सकते हैं. The proportionate increase in consumption is less than that of income. दैट मीन्स जो इनकम में इंक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शनेटली वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंजम्पशन. बिकॉज होता क्या है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है तो आप अपनी इंक्रीज्ड इनकम को यूज़ करते हैं फॉर सेविंग्स रादर देन यूजिंग द होल मनी फॉर द कंजम्पशन पर्पज. सारा का सारा हम कंज्यूम नहीं करेंगे, रादर हम उसको सेव करेंगे. तो इसलिए वो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम आपका हाइयर होगा एज कम्पेयर टू कंजम्पशन. नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ ऑटोनोमस कर्व. सो ऑटोनोमस कर्व जो आपका होगा, जो कि आपके ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, वो आपका होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये होगा आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज डन बाय द गवर्नमेंट. इन्वेस्टमेंट विच इज डन बाय द गवर्नमेंट is known as autonomous investment, and slope of autonomous investment curve is this is straight line parallel to x axis because it is independent of income. It does not depends upon income. जो आपका autonomous investment है, it does not depend upon income क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है करती है फॉर द सोशल वेलफेयर पर्पज एंड इट इज ऑटोमेटिक. सो हियर इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ एडी कर्व. सो एडी कर्व इज योर पॉजिटिव स्लोप. दैट मीन्स
aggregate demand rises with the rise in income level and falls with the fall in income level. So there is a positive relation between aggregate demand and income level in the economy. So income जैसे जैसे इंक्रीज होगी आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो इसलिए पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड. तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड के सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से पढ़ लिया है. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो कि है आपका एग्रीगेट सप्लाई. हमने एग्रीगेट डिमांड स्टूडेंट्स पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में. सो व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई मींस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. इट मींस द एग्रीगेट प्रोडक्शन as planned by the producers in an accounting year. So aggregate supply is your aggregate production as planned by the producers in an accounting year. It is the total flow of goods and services in the economy. And aggregate supply is same as your national income. Aggregate supply is same as your national income. It is the flow of goods and services in the economy during an accounting year, or we can say it is the aggregate production as planned by the producers. So aggregate demand is done by the consumer and the government, and aggregate supply is done by the producers in the economy. Okay, and it is same as the national income. So national income के same होते, that means इनकम जो होती है, अ पार्ट ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड एंड द अदर पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड. दैट मीन्स इनकम हैज टू पार्ट्स, दैट इज कंजम्पशन. इनकम हैज टू पार्ट्स, दैट इज कंजम्पशन, एंड सेकेंड इज सेविंग. दैट मीन्स विद इनकम one part of the income is spent on consumption of goods and services and other part of the income is saved. So y is equals to c plus s. And y is equals to aggregate supply, because यहाँ पे मैंने आपको बताया जो aggregate supply है it is equal to your national income. So we can also say that aggregate supply is equals to c plus s. So that means there are two components of aggregate supply, that is consumption and saving. So there are two components of aggregate supply, that is consumption and saving. And if we talk about the aggregate demand, then aggregate demand has two components, that is c plus I. That means consumption plus investment. और उसका पूरा फॉर्मूला है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि इकोनॉमी में आपका सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर है और फर्म्स हैं, टू सेक्टर मॉडल में आपका हो जाएगा फॉर्मूला AD इज इक्वल्स टू C प्लस आई. And here it is C plus S. That means one part of the income is used for consumption purpose and the other part of the income is used for the saving purpose. So we can clearly say that income is either consumed or saved. So income is either consumed or saved. So one part of the income is spent for the consumption of goods and services and other part of the income is saved. So students, now we will talk about the components of aggregate supply. So components of aggregate supply includes consumption and saving. So first is your consumption. मैंने बोर्ड पे एक शेड्यूल मेंशन कर दिया है, तो शेड्यूल में सबसे पहले आपका इनकम का लेवल है 0, 10, 20, 30, 40, 50. दैट मीन्स इनकम कैन बी 0, बट एट 0 लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो देयर विल बी सम कंजम्पशन. सो कंजम्पशन इज 20 व्हेन द इनकम इज 0, बिकॉज 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी आपका कुछ ना कुछ बेसिक कंजम्पशन तो होगा ही. जो बेसिक नीड्स हैं सस्टेन करने के लिए जो आपका कंज्यूमर है वो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा ही, consumption. So that means 0 level of income पे भी आपका 20 consumption है. So one thing is that consumption is always positive. Consumption is C, always positive, never 0. The consumption is always positive and it is never 0. We can clearly see in this schedule also. There will be some minimum level of consumption even at the 0 level of income. Now comes the savings. Next component is your saving. Savings can be 0, savings can be negative, and savings can be positive. Savings can be negative, can be 0, and can be positive. That means saving can be negative when the level of income is low. When the level of income is low, the saving can be negative. That because at low level of income, the whole income is used for consumption purpose and no part of income is saved. So that's why at low level of income there is negative savings. That means कि जो आपका consumption है
दैट इज मोर देन योर इनकम, आपका कंजम्पशन इनकम से भी ज़्यादा है, तो आपकी यहाँ पे नेगेटिव सेविंग्स हो रही हैं। यहाँ पे एट 40 लेवल ऑफ इनकम द कंजम्पशन इज 40 एंड सेविंग इज 0, and at 50 level of income the consumption is 45 and income and saving is 5. So we can clearly say that s increases as the y increases, because there is a positive relation between saving and income. As the income rises the saving also rises. ये आप क्लियरली बता सकते हैं यहाँ पे कि सेविंग और इनकम के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज करेगी वैसे वैसे सेविंग भी आपका इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे आपका एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस, दैट मीन सी प्लस एस जब हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30, 40, 50. सो हियर यू कैन क्लियरली सी दैट कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम, सो दैट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। ये आपका क्लियरली आपको शेड्यूल में दिख रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है आपका वो आपके इनकम के इक्वल आ रहा है, इट इज सेम एज दैट ऑफ इनकम। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई। सो दिस इज योर 45 डिग्री लाइन, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज अ 45 डिग्री लाइन. So here students, aggregate supply is a 45 degree line, and aggregate supply has a direct relation with the income. That means as the income rises, the aggregate supply rises, and aggregate supply is same as that of income. So this is your consumption plus saving. So 45 degree line means the distance from the horizontal axis is same as that of the distance from the vertical axis. That's why it is a 45 degree line. So this is your aggregate supply, this is your income. So there is a positive relation between aggregate supply and level of employment in the economy. That means as the level of employment or income rises, the aggregate supply of the goods and services also rises. As the level of employment rises in the economy, the aggregate output level also rises in the economy. So there is a positive relation. Okay, so this is your aggregate supply. तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को डिटेल में, एंड बता दो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स व्हेनेवर आई अपलोड द न्यू लेक्चर। एंड फॉर मोर अपडेट्स एंड फ्लो चार्ट्स यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम पेज, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप लर्निंग।